चालू कर दिया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है। वैसे तो हमने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बार अपन उसको जनरल वाइज फिर थोड़ा सा देख ले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखो हाफ सेल बनाते हैं अपन, हाफ सेल आता है ना बनाना। क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा, एक मेटल की रोड, और इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। रोड को किस में डिप करना है, मेटल आयन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए मेटल आयन सॉल्यूशन है ना Mn+ का एक्वस कंडीशन, मेटल आयन सॉल्यूशन है, ये मेटल रोड है, एक्सटर्नल सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ कंडीशन देखना, देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट या ए कि अपन ये मान लें, सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें कि एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन रोड पे आ रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स जो लगाया है उससे इलेक्ट्रॉन किस पर आ रहे हैं, रोड पर। रोड पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, यहाँ जो सॉल्यूशन है Mn+, ये पॉजिटिव आयन्स हैं, इस पर कौन से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, ये इसके और अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। ये रिडक्शन हुआ ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो देखो कि नहीं भाई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये जो रोड लगी हुई है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, किसको, सोर्स को, जो बाहर हमने जोड़ रखा है। तो अगर ये मेटल रोड एक्सटर्नल सोर्स को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो क्या होगा कि यहाँ जो मेटल रोड यानी मेटल पार्टिकल्स ये इस फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, Mn+ की फॉर्म में। क्यों, देखो कि रोड सॉलिड थी, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो क्या होगा, आयंस बनाएगी। आयंस कहाँ से लेके, एक्वस में कितने इलेक्ट्रॉन रोज कर दिए, एन यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, वो मेटल पे डिपेंड करेगा। तो दो प्रोसेस दिखाई दे रही है कि अगर सोर्स से इलेक्ट्रॉन रोड पर आएगा तो क्या होने वाला है, रिडक्शन। ठीक है, और अगर हम उल्टा कहें इसका कि रोड इलेक्ट्रॉन को सोर्स को सप्लाई करे तो क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है ना बात मेरी, दो स्थिति समझ में आ रही है ना कि एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन रोड पर तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव आयन इसके पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, रिड्यूस होंगे। रिवर्स फिनोमिना क्या कह रहा है कि नहीं भाई मेटल जो है वो सोर्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, तो मेटल सोर्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगी तो ये होने वाला है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। तो किस रूप में आयंस आएंगे, Mn+ की फॉर्म में, और कहाँ से ले जाएंगे, एक्वस में। ये दो हाफ सेल वाली कंडीशंस हो सकती है, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, कोई एक फिनोमिना होने वाला है, कोई एक, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, हाँ दो हाफ सेल है तो एक में ये हो सकता है और एक में ये हो सकता है। तो ये एक जनरल बात हो गई। पर अब एक बात ध्यान से समझना, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही कंडीशंस में ये जो रोड है और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा। समझ रहे हो बात को, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, इस रोड और इस मेटल आयन सॉल्यूशन में क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा। और हमने शुरू में एक बात कही थी कि कोई भी दो सरफेस जिनके चार्ज में डिफरेंस हो उनके बीच पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो इन दो चार्ज सरफेस के बीच एक पोटेंशियल डेवलप होगा बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस, और उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो लिख सकता हूँ ना ऐसे कि द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल रोड, एक सरफेस तो ये है ना मेटल रोड, एंड सेकेंड सरफेस क्या है, एंड इट्स ओवन आयन सॉल्यूशन। तो एक पोटेंशियल कहाँ डेवलप हो रहा है, मेटल रोड और उसी के आयन के सॉल्यूशन के बीच में। तो द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल रोड एंड इट्स ओवन आयन सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस बिटवीन दैम, बिकॉज ऑफ चार्ज डिफरेंस बिटवीन दैम, दोनों के बीच क्या है, चार्ज का डिफरेंस है।
दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल है ये क्या कहलाएगा भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफाइन हो गया। जनरल बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। देखो पहली बात, इसको डिनोट किससे करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। समझ गए? इसको डिनोट किससे करें? कैपिटल ई से। किसको डिनोट करें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अगली बात आप ही से पूछता हूं मैं, ये जो बोर्ड पे डायग्राम बना है ये हाफ सेल का है कि कंप्लीट सेल का है? हाफ सेल का है। और ये पोटेंशियल भी किसका आया? हाफ सेल का। तो मैं कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। तो इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं ना, वह है पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, क्योंकि ये हाफ सेल का पोटेंशियल है, न कि कंप्लीट सेल का। क्लियर हो रहा है माइंडसेट में? तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जानकारी आ गई। अब देखिए एक और स्पेसिफिक बात, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्या होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस? पता है क्या? प्रेशर तो हो एक एटीएम और एक बार, दोनों में कोई भी हो। कंसंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर 1 एम, एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। ये कंडीशंस क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल is known as standard electrode potential। and denoted by E नॉट। क्लियर हो गया? तो सीधी सी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, तो उस टाइम पे कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि उस टाइम पे सेल ही स्टैंडर्ड सेल होता है। ठीक है? और उस समय जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ई नॉट फॉर स्टैंडर्ड। तो ये जो डिग्री टाइप दिखाई दे रहा है नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। तो ये नोट लगाते हैं, क्या समझेंगे इसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अब ये 2 टाइप्स होते हैं, क्योंकि हाफ सेल 2 प्रकार के होते हैं ना, हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। तो अब उनको भी देख लें फटाफट। रिडक्शन पोटेंशियल। देखो एक बात समझना, यहाँ हमने बोर्ड पे स्टार्टिंग में एक बात कही कि हाफ सेल में या तो ये हो रहा है रिडक्शन या ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। हम पढ़ना चाह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब ये वाला फिनोमिना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बाय द एक्वस आयंस। तो रिडक्शन पोटेंशियल को भी आप यूँ समझ लो, एक सीधी सी बात है कि पोटेंशियल वही होता है। पोटेंशियल क्या होता है? मेटल और मेटल आयंस के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी का नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब वो रिडक्शन प्रोसेस में हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर वो ऑक्सीडेशन के लिए हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो डेफिनेशन पे अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे अब, तो यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड between metal and solution in reduction process is called reduction potential, is called reduction potential। आसान है। डिनोट किससे करेंगे? ई फॉर
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल RED शॉर्ट फॉर्म में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। या फिर रिडक्शंस को हम शो करेंगे इससे, देखो कि ये जो आयन है ये कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें, तो ये नोटेशन यहाँ यूज कर लेंगे Mn प्लस M सेपरेशन वर्टिकल लाइन से। क्यों? क्योंकि ये स्टेट एक्वस है और ये स्टेट यहाँ सॉलिड है, शो नहीं करे तो भी चलेगा, पर ये लिख दिया मैंने, तो ऐसे शो करेंगे इसको। तो क्लियरिटी आ रही है ना, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। वैसे अगर मैं कहूँ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब वही फिर से 1 ATM 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन। तो क्या होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर रहे हो इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड के लिए क्या करें, नोट लगा देते हैं, तो सिंबल क्या बनेगा इसका, या तो ऐसे लिखा जाए E नोट रिडक्शन, या फिर ऐसा लिखा जाए E नोट आयन कन्वर्ट टू मेटल। क्लियर है क्या? तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका एक हिस्सा बच गया, कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो तो डिस्कस करने का ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रिडक्शन में हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पर वो शब्दों का खेल है, तो आप जानते हो ना। तो बी पार्ट में अगर अपन कहें तो क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं नहीं चाहता डेफिनेशंस में फिर से लिखूं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए आपको क्या कहना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पर वो प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और रिडक्शन में मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना। तो ये मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, डिनोट किससे करेंगे, ई ऑक्सीडेशन या फिर ई। इसमें क्या होता है बेटा, मेटल जो होता है वो आयन बनाता है, तो मेटल स्लैश मेटल आयन, इससे इसको डिनोट करेंगे। और एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस की जब बात होगी तो क्या करना पड़ेगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन या फिर ई नॉट M स्लैश Mn प्लस। आई थिंक समझ गए ये बात, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये ऑक्सीडेशन को लेकर, तो इसके डेफिनेशंस तो क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक शब्द है, वो बदल जाएगा। अब देखिए दो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखना एक बार। वैल्यू ऑफ E और E नोट एक ही बात है, E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नोट फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर एक बात देखिए, दिक्कत क्या आ रही है कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ ना तो रिडक्शन है, ना लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, नहीं लिखा हुआ ना, तो हम क्या माने इसको, ये वैल्यू रिडक्शन की है या ऑक्सीडेशन की, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ सिंबल यूज नहीं हुए। अगर सिंबल होते RED तो मैं समझ लेता रिडक्शन, या सिंबल होता मेटल स्लैश टू मेटल आयन तो मैं समझ लेता ऑक्सीडेशन, पर यहाँ तो विदाउट सिंबल वैल्यू है, तो मैं क्या समझूँ, तो समझना इसको। समझ में आया क्या मैंने जो लिखा, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ऑलवेज कंसिडर एज रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू विदाउट साइन कभी शो नहीं होने वाली। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू लिखी होगी तो साइन लगाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर बिना साइन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के वैल्यू दे दी गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो वो किसकी मान लेंगे, रिडक्शन की। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट। सपोज कर लीजिए, ये गलत भी हो सकती है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ रहे हो बात को, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इज 0.6 वोल्ट। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये वैल्यू रिडक्शन की है या ऑक्सीडेशन की है। हमने साइन नहीं दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो हम किसकी मानेंगे इसको,
रिडक्शन की मानेंगे। तो ये बात समझ में आ गई क्या? जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है बिना किसी संबोधन के, बिना किसी नोटेशन के, तो हम उसको क्या मानेंगे? रिडक्शंस की। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज -0.76, तो मैंने तो केवल क्या कहा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप उसको क्या कंसीडर कर लेंगे? वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। माइंड में बात आई? को नहीं की? आ गई? पक्की आ गई था? क्या आई? हाँ, कि विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, मुझे तो बस ये कहा लेने कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज x, तो मैं फिर उसको रिडक्शन ही मानूंगा। एंड सेकंड जो बात है वो ये है, वो भी ध्यान देंगे अपन, फॉर द सेम मेटल, फॉर द सेम मेटल, एक ही मेटल की बात करें, वैल्यू ऑफ ई रिडक्शन एंड ई ऑक्सीडेशन आर सेम बट साइन ऑपोजिट। समझ में आई क्या बात? एक ही मेटल के लिए दोनों वैल्यू सेम होती है, बस साइन ऑपोजिट होते हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हो कि सपोज कर लें अपन यहाँ कि अगर मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कहीं कि E0 Zn+2/Zn = -0.76 वोल्ट। पहले तो मुझे रीड करके ये बताओ, देख कर इसको, कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है? इसको देख कर बताओ। ये सिंबल किसका है? देखो क्या बता रहा है? +2 आयन से ना, और वो 0 में हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो तो रिडक्शन। देखो याद रखना, ये सिंबल लगा रखा है ना पहले से ही, मेटल आयन टू मेटल, ये रिडक्शन को शो करता है। तो ये किसकी वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल है। और नोट लगा दिया तो स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मेटल तो मैंने चेंज नहीं किया, पर मैंने क्या चेंज कर दिया? ऑक्सीडेशन पूछ लिया, तो क्या बताएंगे इसको? हाँ, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.76, क्योंकि वैल्यू आर सेम फॉर द सेम मेटल बट साइन ऑपोजिट, तो वैल्यू तो सेम रहने वाली है, साइन ऑपोजिट। तो यहाँ एक बेनिफिट हुआ अपने को, वो ये हुआ कि अगर एक मेटल के लिए रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में कोई एक वैल्यू दे दी गई है तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या कर लेंगे? साइन बदल कर उतना ही मान लेंगे। जैसे इसमें हमने, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और बोलता हूँ फटाफट, ये लिखा हुआ मिल गया कहीं, तो बताओ ये किसकी वैल्यू है? कॉपर के लिए किसकी वैल्यू है? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कैसे? ये सिंबल देख के पता लग गया ना, आयन टू मेटल, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये दे रखी है। और मैंने आपसे ये पूछा तो कितना लिखूं? माइनस, बस साइन बदल दो। ये किसके लिए आ गई? ऑक्सीडेशन के लिए आ गई। क्लियर हो गई? तो ये चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में EMF, ई इलेक्ट्रो, एम मोटिव, एफ फोर्स, या उसको क्या कहा हमने? सेल पोटेंशियल। चलो मैं आपसे जनरल बात करता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ। 2 हाफ सेल से एक गैल्वेनिक सेल बनता है, बोलो हाँ ना? बनता है ना? किससे? 2 हाफ सेल से। तो 2 हाफ सेल में 2 हाफ सेल पोटेंशियल होंगे, जिसको अभी आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आधे सेल का ही होता है वो। तो दोनों सेल का क्या है? दोनों मतलब दोनों हाफ पार्ट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जब दोनों जुड़ेंगे आपस में तो एक पूरा सेल बनेगा। जब दोनों इलेक्ट्रोड को आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक पूरा सेल बनेगा। पूरा सेल बनेगा तो क्या आएगा? उन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। एनोड वाला पोटेंशियल माइनस कैथोड वाला पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, है ना? वो जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? ठीक बात है। पर कब? जब सेल में कोई करंट फ्लो हो रहा है, मेजरमेंट के टाइम सेल में करंट फ्लो हो रहा है। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया बट दैट टाइम नो करंट फ्लो इन द सेल, तो वो उस टाइम क्या कहलाता है? सेल पोटेंशियल।
क्लियर होगी बात? तो इजी सी बात है, देखो क्या है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल। मैंने बोथ हाफ सेल लिखा, कुछ किताबें यहाँ इलेक्ट्रोड लिख देती है, आप जानते हैं ना, एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है। तो द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट, नो करंट फ्लो इन द सर्किट known as सेल पोटेंशियल, और इसी को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा हमने। तो द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट नोन एज सेल पोटेंशियल। तो मैं आपको यूँ कह दूँ, सीधी सी बात है कि है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड का, किसी भी गैल्वेनिक सेल के एनोड और कैथोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा अगर मेजरमेंट के टाइम सेल में करंट फ्लो हो रहा है, और वो सेल पोटेंशियल कहलाएगा यदि सेल में कोई करंट फ्लो उस टाइम पे नहीं हो रहा है। डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किससे करें भाई? तो डिनोटेड बाई EMF, या तो EMF से करेंगे या फिर पोटेंशियल को किससे किया हमने? ई से। पोटेंशियल को किससे किया? ई से। इसके नीचे लिख देंगे सेल। क्लियर? तो डिनोटेड बाय EMF और ई सेल। और ई सेल कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वो बताता हूँ, देखो अभी आपको। तो अभी आपने कहा कि ई सेल क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बड़ा आसान है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस समीकरण से, इस इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या है ई सेल? तो आप कहेंगे सेल पोटेंशियल। क्या है ई कैथोड? तो अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने एक बात कही थी कि जब ई के नीचे कोई सिंबल नहीं हो जो ये बताए अपने को कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो सिंबल नहीं है तो हम उसको क्या मानते हैं? रिडक्शन ही मानते हैं। और ई के नीचे तो हमने यहाँ कैथोड लिखा है कि कैथोड का पोटेंशियल है, पर हमने ये नहीं बताया कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है कि कुछ नहीं बता रखा। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ऐसा ही हमने क्या कर रखा है, ई एनोड लिखा हुआ है ना, इसमें भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी शो नहीं किया, तो हम इसको भी क्या मानेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पर एक समस्या क्या है वो देखो कि हमें यहाँ दोनों वैल्यू रिडक्शन की ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? हो सकता है एग्जाम में आपको वैल्यू ऑक्सीडेशन की दी हो, तो क्या करेंगे? साइन बदल कर लिख देंगे। याद है ना, अभी हमने कहा था। तो ये ध्यान रखना। और एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर ये काम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जानते हो ना आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ क्या है? आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं मुझे, है ना। तो यही इक्वेशन हो जाएगी ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर यहाँ दोनों वैल्यू किसकी है? रिडक्शंस की। याद है, ये कंडीशन स्टैंडर्ड पे आ गया। तो इस तरीके से अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ, वो ये सेल पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर। किससे मेजर करते हैं इसको? पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और सेल पोटेंशियल जो होता है एक्चुअल में वो सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यानी सेल इससे ज़्यादा वर्क, ठीक है, इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ
यूजफुल वर्क डन बाय सेल। मेरा ये मानना है, हो सकता है अलग अलग पढ़ाने वाले लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। देखो तो यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम यूजफुल वर्क के इक्वल होती है। यूँ समझ लो आप कि कोई सेल जितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क करता है वो उसके सेल पोटेंशियल पे डिपेंडेबल है, यानी कि उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। अगर इसको एक क्वेश्चन से सोल्व करके देखते हैं अपन, दिखता ना ऐसे बोर्ड, तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। देखो इफ, है ना, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं आपको, डाटा दे रहा हूँ। हमने कहा ई नोट जिंक +2 / जिंक इक्वल टू -0.6 वोल्ट, ई नोट कॉपर +2 टू कॉपर इक्वल टू +0.34 वोल्ट, ये है। ठीक है, कैलकुलेट ई नॉट सेल। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नोटेशन देख के आपको लग रहा है कि हम डेनियल सेल का डिस्कशन कर रहे हैं? लग रहा है ना, क्योंकि एक रोड जिंक का है और एक, अच्छा यहाँ मुझे एक बात बताओ, डेनियल सेल में एनोड कौन होता है? जिंक होता है। और कैथोड कौन होता है? कॉपर होता है। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि डेनियल सेल में इक्वेशन क्या होती है, तो आप फट बता देंगे कि सर डेनियल सेल की इक्वेशन थी जिंक कॉपर +2, हाँ जिंक +2 सॉलिड। पर ये ज़रूरत नहीं थी, पर मैं एक डिस्कशन पे ले जा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन के बिहाफ पर आप ये क्लियरली बता पाएंगे ना, एनोड यहाँ जिंक है और कैथोड यहाँ कॉपर है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। देखो इक्वेशन याद है, कैथोड कौन है? कॉपर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कैथोड हो चाहे एनोड हो, वैल्यू तो रिडक्शन की चाहिए। रिडक्शन का सिंबल क्या होता है? आयन टू मेटल। तो ये चाहिए अपने को, माइनस ई नॉट, ये चाहिए अपने को। सही है क्या? अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, दी भी वैल्यू सेम है क्या? देख लो सिंबल वाइज, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो साइन चेंज करने की जरूरत क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो दे रखा है। तो सीधा आंसर में रख देते हैं, मान लो 0.34 माइनस 0.76, करेक्ट है ना? कैलकुलेट करके लाएंगे तो कितना आएगा? ई नॉट सेल इक्वल टू 1.10 वोल्ट। मैं गलत तो नहीं कह रहा? कल हमने कैलकुलेट किया था ना, क्या डेनियल का इतना ही लिखा था? कल एक्सटर्नल इफेक्ट पढ़ रहे थे तो 1.1 ही एज्यूम करके पढ़ रहे थे ना, तो ये याद हो गया सबको। अच्छा एक काम करते हैं अपन, देखो फट से कर लेते हैं काम। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ये है, एक गैल्वेनिक सेल इज गिवन बिलो। ठीक है, हमें एक गैल्वेनिक सेल मिला है। क्या मिला है? देखो Ni/Ni+2 Ag+/Ag। फिर हमें ये मिला है E नॉट Ni to Ni+2 इक्वल टू 0.25 वोल्ट और E नॉट Ag+2Ag वो मिली है अपने को 0.80 वोल्ट। ठीक है, और करना क्या अपने को? ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वेशन लगानी पड़ती है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, करेक्ट है। अब हमें क्या करना होगा? कैथोड एनोड का डिटर्मिनेशन करना होगा। आप जानते हो ना, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है या सेल डायग्राम है। सेल डायग्राम में लेफ्ट पार्ट क्या होता है? एनोड, फिर दो वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज, और फिर उसका राइट पार्ट। तो यहाँ दिख गया अपने को कि यहाँ निकल इज एनोड एंड सिल्वर रोड कैथोड। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ
तो आप मुझे बताओ यहाँ दोनों वैल्यू किसकी चाहिए, रिडक्शन की। तो ई नॉट कैथोड कौन बताया आपने, सिल्वर, तो Ag प्लस स्लैश Ag करेक्ट है क्या। ऐसे क्यों लिखा बेटा, क्योंकि रिडक्शन की चाहिए, माइनस ई नॉट एनोड, पर एनोड की भी क्या चाहिए, तो हाँ Ni2 प्लस स्लैश Ni, पर संयोग देखिए हमें जो दे रखा है वो इसका उल्टा है, तो क्या करेंगे यहाँ वैल्यू साइन बदल कर यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये तो सेम आएगा 0.80 माइनस, अब ये प्लस में है तो माइनस में गया, क्यों गया माइनस में, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है वो ऑक्सीडेशन की है, हमें चाहिए रिडक्शन की, तो सोल्व करके लाएंगे तो जुड़ेगा नहीं, 1.05 वोल्ट। तो आई थिंक आप समझ में आ गई होगी बात, पक्का आ गई ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या हो गई, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हमने सेल पोटेंशियल बोला है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी। बहुत से बच्चों को तो ये चीज़ें आती भी नहीं, हकीकत है। तो देखो पहले अपन एक बात समझते हैं कि मान लीजिए मेरा एक सेल है, सेल बोले तो सिस्टम है, सेल क्या होता है, सिस्टम होता है, और मान लीजिए उस सेल ने 100 किलो जूल एनर्जी क्या कर रखी है, स्टोर कर रखी है, यानी कि सेल में मैक्सिमम स्टोरेज कितना है एनर्जी का, 100 किलो जूल। सही बात है, मानते हो, अरे सही बात है ना। देखो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ईएमएफ किसका निकाला भी आपने, गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल करता क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क में कंज्यूम कर ली जाती है। ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट टाइप के, टॉर्च में वो अलग काम करेगी, मोबाइल के अंदर वो अलग काम करती है, रिमोट के सेल में अलग काम करती है। फिर मेरे कहने का मतलब क्या है कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क करने में कंज्यूम होती है। हमने कहा कि मान लीजिए ये कोई गैल्वेनिक सेल है जिसमें 100 किलो जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल में, और वो कितनी है, 100 किलो जूल। आपसे मैं पूछता हूँ क्या सेल अपना 100% एनर्जी का उपयोग वर्क करने में कर सकता है, नहीं कर सकता। हमने लॉ पढ़े थे ना थर्मोडायनेमिक्स के, तो हमने पढ़ा था ना कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो अपना 100% एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सकता हो, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ साफ है कि ये अपना 100% एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा डूइंग द वर्क। तो हम ये मान लें कि इसने क्या किया, इसने इतनी एनर्जी रख ली, हम ये मान लेते, या यूँ कह दूँ मैं कि 100 किलो जूल तो इसके पास टोटल थी, पर टोटल में से केवल 60 किलो जूल जो एनर्जी है वो ही वर्क करने के लिए अवेलेबल है। अभी हमने कहा था कि वो अपने टोटल स्टोरेज का यूज़ तो वर्क में नहीं कर सकता, तो हमने ये कहा कि मान लो कि हमारे सेल में, हमारे सिस्टम में 100 किलो जूल एनर्जी स्टोर्ड है, ये तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, पर उस 100 में केवल 60 किलो जूल एनर्जी इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डूइंग द वर्क, फ्रीली अवेलेबल। तो ये जो फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क है ना, इसको कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, नाम ही सुना आप लोगों ने ना। तो अब समझना गिव्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब है, किसी भी सिस्टम में वर्क करने के लिए कितनी फ्री एनर्जी अवेलेबल है, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि द फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली स्पेलिंग मिस्टेक है ना, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, द फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क बाई या वर्क इन सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में वो फ्री एनर्जी जो वर्क करने के लिए अवेलेबल है। तो द फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इन सिस्टम इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में एक बार आपको समझा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स हमें वो पढ़ना नहीं है, खैर वो अपना सब्जेक्ट भी नहीं है अभी। तो हमने कहा गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, तो आपने कहा सर टोटल स्टोरेज एनर्जी इन द सेल 100 किलो जूल,
बट फ्रीली अवेलेबल एनर्जी विच इज डूइंग वर्क इज 60 किलो जूल। तो सेल अधिकतम कितना काम करेगा? 60 किलो जूल। तो ये फ्री एनर्जी जो वर्क के लिए अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। पर मान लें कि सेल ने किया क्या, 50 किलो जूल तो बचा ली, तो कितनी कंज्यूम की? 60 थी अवेलेबल, 50 अभी भी रिमेन है, तो वर्क कितना हुआ? 10 किलो जूल। मैं गलत तो नहीं कह रहा क्या? कैसे भी आपने कहा सर 60 किलो जूल इज फ्री फॉर डूइंग वर्क आफ्टर फाइनल कंडीशंस 50 इज ऑल्सो रिमेन, तो कितना हुआ? 60 माइनस 50 मतलब 10 किलो जूल ये वर्क हुआ है ना। और थर्मोडायनेमिक्स में तो हमने पढ़ा था एक बात, आपको याद होगा शायद, कि सिस्टम अगर वर्क करता है तो नेगेटिव लिखा जाता है। क्यों? फिर वो उल्टा करते 50 माइनस 60 करके सोल्व करते, वो एक अलग विषय। ये 10 किलो जूल वर्क हुआ है। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस कितना है, जिसको मैं डेल जी लिख देता हूँ, डेल फॉर चेंज, ये भी गिव्स फ्री एनर्जी, ये अगली कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी। तो चेंज कितने का हुआ? 10 का। तो 50 माइनस 60, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना, फाइनल माइनस तो कितना आएगा? माइनस 10 किलो जूल। तो ये और ये सेम आ रहा है क्या? देखो 10 एंड 10 सेम है ना। ये भी तो 50, अरे भाई सेल वर्क कर रहा है तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा, तो ये भी माइनस 10 हो जाएगा। तो ये सेम आ रहा है क्या? इसका मतलब देखो, ध्यान देना एक बात, बड़ी अच्छी कंसेप्ट निकल के आई है कि गिव्स एनर्जी और चेंज इन गिव्स एनर्जी दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि टोटल एनर्जी का जो पार्ट वर्क करने के लिए अवेलेबल है वो फ्री एनर्जी है, वो गिव्स फ्री एनर्जी है, और दो गिव्स फ्री एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल जी है। और वो डेल जी किसके बराबर आ रहा है? वर्क के बराबर आ रहा है। जैसे कैसे आपको सर कैसे? तो 50 से आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। अगली बार हमने लिख दिया यहाँ 40, तो रिमेन कितनी है? 40। तो फाइनल कितना है? 40। इनिशियल कितना हो गया? 50। 50 से चला था, वर्क कितना हुआ? 40 माइनस 50 10। डेल जी भी कितना है? 10। 40 माइनस 50। तो आप क्या देख पा रहे हो कि वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। श्योर हो? तो मैं ऐसे लिख दूं क्या कि डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये यहाँ से समझ में आया कि आपको कि 60 किलो जूल इज टोटल गिव्स फ्री एनर्जी, फिर 60 से रिमेनिंग है 50, तो कंज्यूम ओनली 10, तो डिक्रीज कितने का? 10 का। वर्क भी कितने का? 10, वर्क भी 10, डिक्रीजमेंट भी 10। यहाँ आगे चले तो फिर वो डिक्रीजमेंट 10, वर्क भी 10, और डिक्रीज के लिए अपन किसका सिंबल लगाते हैं? येलो। तो माइनस डेल जी इक्वल टू डब्लू, या फिर डेल जी इक्वल टू माइनस डब्लू। तो ये एक बेसिक बात ऐसे मैंने रफली समझा दिया, ये नहीं समझते तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब आप एक डब्लू की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो गिव्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं अपन। तो देखिए गैल्वेनिक सेल करता क्या है, तो देखो आप कहोगे कि इन ए, ये तो रफ वर्क है ना पूरा अपना समझने के लिए, तो इन ए गैल्वेनिक सेल क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी used in different electrical work। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में एक बात बताओ मुझे कि फिजिक्स में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि वर्क होता है Q इंटू वी। Q इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड V इज द पोटेंशियल। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे निकालते हैं बेटा फिजिक्स में Q इंटू वी। अच्छा एक बात बताओ, Q जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अमाउंट कैसे निकालते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर N इंटू ई। फिजिक्स में N इज द नंबर ऑफ, क्या N?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं, एन इंटू ई से टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं, इंटू वी रहेगा ही, डब्ल्यू निकालना हो तो। अच्छा ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फेराडे। तो ई की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, एफ। अगर फेराडे को कैलकुलेट कर दे कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए तो एन फेराडे। और वी फिजिक्स में, वी केमिस्ट्री में पोटेंशियल किसे लिख रहे हैं, ई। तो क्या आ गया फॉर्मूला, एन एफ ई, करेक्ट है। और ई किसका, सेल का, तो सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो आ गया ईएमएफ। तो देखो दो क्वांटिटी है, मुझे लगता है ये वर्क कैसे निकाला हमने कि सेल पोटेंशियल इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो अगर मैं केमिस्ट्री से समझाऊं इसको तो देखिए कि वर्क कितना, डब्लू क्या एक्चुअल में वर्क है, पर मैं आपको लिख देता हूँ कि डब्लू एक्चुअल में क्या था, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो वर्क में कन्वर्ट हुई। और वो कैसे निकालेंगे, वो देखिए फॉर्मूला। तो वो निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स वाले फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू सेल इनटू सेल पोटेंशियल, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, ईएमएफ। ठीक है। और किसी भी सेल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है वो डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वो डिपेंड करता है कि उसके सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। उसके बिहाफ पर हम लोग बता पाएंगे कि टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हुई है। अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसका मतलब 1 मोल चार्ज है, 1 फेराडे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 2 मोल चार्ज यानी कि 2 फेराडे। n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो तो n फेराडे। तो यहाँ लिख देता हूँ n फेराडे, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है, n फेराडे। मुझे नहीं पता क्योंकि n का नंबर तो हर एक सेल में अलग अलग होगा, किसी सेल में 1 होगा, किसी सेल में 2 होगा, वो तो डिपेंड करेगा रिएक्शंस पे, इनटू ई सेल। तो W क्या आया निकल के देखो, W आया ये, W इक्वल टू एन एफ ई सेल। ठीक है। तो वर्क तो हमने निकाल लिया। और यहाँ हमने भी क्या समझा था, पूरी राम कहानी में हमने समझा था कि गिब्स एनर्जी में चेंज और सेल के द्वारा किया गया वर्क दोनों इक्वल है। पढ़ा था ना भी हमने कि सेल डूइंग द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the free energy change in a process is equal to the work done by system। तो मैंने जो लिखा वो इसी को आधार बना के लिखा ना, इस वाले पॉइंट्स को बेस बना के जो सीखा हमने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्री एनर्जी चेंज इन ए प्रोसेस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय सिस्टम। और हमारे लिए यहाँ सिस्टम कौन है, सेल। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये हुआ डेल जी इक्वल टू डब्लू, करेक्ट है ना, डेल जी इक्वल टू डब्लू। अब देखिए सेल यहाँ वर्क कर रहा है कि सेल पे वर्क हो रहा है, सेल वर्क कर रहा है। और थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाई सिस्टम, और हमारे लिए यहाँ सिस्टम कौन है, सेल इज नेगेटिव।
तो फिर मैं ये कहूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 del G इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, सही है ना, क्योंकि वर्क डन बाई सिस्टम हो रहा है तो वो माइनस में लिखा जाएगा। अब मैं करता हूँ वैल्यू ऑफ W पुट इनटू इक्वेशन 3। तो वैल्यू ऑफ W लाओ भाई, किस नंबर से लाएंगे, 1 नंबर से। तो क्या आएगा, del G इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, करेक्ट है ना। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, del G में और ई सेल। ई सेल को आप क्या बोलते हो, EMF। सेटअप हो गया। del G क्या है बताओ, नहीं है क्या del G, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में कितने नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, करेक्ट है ना, मैक्सिमम नंबर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए सेल में 2 हाफ रिएक्शन चल रही है, एक हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, एक हाफ रिएक्शन में 1 ही हुआ, तो 1 नहीं 2 नंबर माने जाएंगे, क्योंकि बैलेंस नहीं है वो रिएक्शंस। और एफ क्या है बेटा, फेराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलाम। और ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल और EMF। सेल पोटेंशियल और EMF, तो ये रिलेशन आ गया अपने पास। अब देखिए अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूं तो क्या होगा, देखो एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। आप जानते हो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, del G नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है, del G नोट को क्या बोलेंगे, नोट लगाने का मतलब एक वर्ड और जुड़ जाएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, एंड वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ फेराडे। ई नोट सेल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो कब कैलकुलेट किया गया है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर वही 1 atm वगैरह सब। तो ये समझ में आ गया क्या, ये है रिलेशन बिटवीन del G गिव्स फ्री एनर्जी, तो del G है ही, एंड EMF। तो किस किस में रिलेशन आ गया, del G गिव्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल मतलब EMF में रिलेशन आ गया। अब ये 3 वैल्यू है, ठीक है, और इन 3 वैल्यूज़ की अगर अपने को 4 वैल्यू है टोटल, वैसे 1 2 3 4 3 वैल्यू अपने को मिल जाए तो चौथी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि एक रिएक्शन ये रही, समझना ध्यान से, ठीक है, ये रिएक्शन है, तो मुझे बताओ Zn से क्या बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहाँ तो नंबर सेम है तो 2 यूज कर लेंगे, करेक्ट है। तो n का वैल्यू मिल गया 2। एफ बताइए 96500 ई नोट सेल। अगर मैं लिख दूँ ऐसे कि इस सेल का ई नोट सेल 1.10 वोल्ट है, तो del G नोट निकाल देंगे क्या, नोट ही क्यों निकालेंगे, del G क्यों नहीं, क्योंकि ये नोट में दे रखा है स्टैंडर्ड। अगर वो ये ई होता तो ये हटा देते अपन, पर ये ई नोट है ना, तो अब क्या निकालेंगे बताओ, माइनस एन एफ ई नोट सेल, तो -2, हाँ ये वैल्यू माइनस की आएगी क्या पूरी, श्योर हो ना, किसकी आएगी। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से समझना कि del G को लेके, या del G नोट बोल दो एक ही बात है, 3 स्टेट दिखाई दे रही है अपने को। इफ ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, अगर ई सेल पॉजिटिव आता है तो ये पूरी वैल्यू कैसे होगी, देखो
नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एन पॉजिटिव होना ही है, फैराडे पॉजिटिव होना ही है, ई सेल भी पॉजिटिव है, तो फिर ये माइनस में लिखा गया पूरा टर्म माइनस में आएगा। तो यहाँ डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पहली कंडीशन। याद रखना सेल पोटेंशियल किसी भी सेल का अगर पॉजिटिव आता है तो सेल वर्क करता है, और अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो वैसा सेल हमने इमेजिन किया है एक्चुअल में वर्क नहीं करता। तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, मेरा मानना। अगर सेल डूइंग द वर्क, अगर सेल वर्क ही नहीं कर रहा तो अपन कुछ भी मान ले। तो ई सेल हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब सेल वर्क करता है, और सेल वर्क करता है तो डेल जी माइनस में। पर हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी कि गैल्वेनिक सेल जब वर्क करता है तो उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो ये पक्का हो गया ना कि जब भी डेल जी नेगेटिव होगा तो प्रोसीजर स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगी, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। पर देखिए इफ़ ई नॉट सेल या ई सेल जो भी है, ई सेल नेगेटिव कर दिया जाए तो देखिए ये वैल्यू अगर माइनस की होती तो क्या होता, ये पूरा टर्म क्यों, माइनस एन एफ इंटू माइनस ई, और माइनस ई और माइनस पहले से है तो मल्टीप्लाई करते ही प्लस, तो यहाँ डेल जी क्या आता प्लस। पर अभी आपने क्या कहा कि अगर ई सेल नेगेटिव आता है तो ऐसा सेल कोई वर्क करता ही नहीं है, और जब सेल वर्क ही नहीं करता तो उसमें रिएक्शन हो ही नहीं रही। तो यहाँ डेल जी क्या हो जाएगा, नोट आने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपने आप काम करने लग जाए, अपने आप नहीं करेगा। और जो थर्ड बात आएगी वो ये कि इफ ई सेल इक्वल टू जीरो, इक्वल टू, तो डेल जी ऑल्सो जीरो, यस और नो, बोलो भाई। अरे भाई ई सेल जीरो होगा तो डेल जी जीरो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा जीरो बताओ, अरे जीरो क्यों होगा, इस फॉर्मूले में देख लो कि ई सेल से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये वैल्यू अगर जीरो है तो डेल जी भी जीरो। पर मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आपने कहा था ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई, और ये वैल्यू अगर आप जीरो लिखना चाहते हो तो कब होगी जीरो, जब ये दोनों वैल्यू, शाबाश। अरे ई सेल का वैल्यू जीरो निकालना है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो तो जीरो नहीं हो सकता क्या, होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो आपने कहा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों ही 5-5 हो, जीरो है ना। तो इसका मतलब साफ है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेल पोटेंशियल जीरो तब होता है जब दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो। दो हाफ सेल आप यूज करते हो, दो हाफ सेल, दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल्स की वैल्यू इक्वल हो तो उनका डिफरेंस जीरो आएगा। तो हमने कहा कि ई सेल जीरो कब आएगा, तब आएगा जब दोनों हाफ सेल एनोड और कैथोड के पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो। और सेम कब होगी, जब इक्विलिब्रियम होगा। सेम कब होगी, तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसमें गैल्वेनिक के दोनों पार्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट में गैल्वेनिक के दो पार्ट कौन से, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है, और उनका डिफरेंस जीरो आता है। और उस समय डेल जी भी, तो डेल जी जीरो आने का मतलब कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम। तो तीन बातें यहाँ और सीख ली हमने कि ई सेल अगर पॉजिटिव है तो ऐसा सेल पॉसिबल है। याद रखना, ई सेल जिस भी सेल का पॉजिटिव है वो सेल एग्जिस्ट करता है, वो सेल वर्क करता है, और जब वो सेल वर्क करता है तो उसके लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। वो फॉर्मूले में मान रख के देखेंगे तब। तो डेल जी नेगेटिव होता है तो प्रोसीजर स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है। पर अगर ई सेल नेगेटिव आया तो सेल वर्क नहीं करता, सेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब। और ऐसी स्थिति में डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस एन एफ ई, और ई भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो डेल जी पॉजिटिव होने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ई सेल इक्विलिब्रियम में जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में एनोड और कैथोड दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो जाती है, और दो सेम वैल्यू का डिफरेंस जीरो, और जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल जी भी जीरो। तो याद रखना, डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल जी जीरो। ये रफ वर्क था ना, यहाँ तक तो हमने फेयर वर्क किया, ये रफ वर्क हो गया। ठीक है, आगे चलें, चलिए।